का ये खतरा भी है राहुल गांधी के लिए कि वो अगर वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार होते हैं और कांग्रेस पार्टी को उसमें नुमाया कामयाबी नहीं मिल सकती है या उतनी नहीं मिल सकती जितना पार्टी उम्मीद कर रही है, तो वो फिर पार्टी के लिए और राहुल गांधी के लिए काफी मुज़र साबित हो सकता है और शायद पार्टी फिर इस सदमे से न उबर पाए और अगले 10-15 साल उसे हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं बैठना पड़े। एक तरह से अवाम ये तस्वर कर रही है कि राहुल गांधी को ही कांग्रेस का वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाएगा। 4 रियासतों में कांग्रेस का भारी नुकसान हुआ है, क्या ये भी एक बहुत बड़ा डर है कांग्रेस के लिए? देखिए, अभी इसको लेकर के कोई सर्वे नहीं हुआ है कि आया मुल्क की आवाम राहुल गांधी को वजीर आजम के ओहदे के लिए उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं या नहीं। और जो कुछ हुए भी हैं तो उन सर्वे में राहुल गांधी का जो ग्राफ है वो काफी नीचे आया है और पार्टी कारकुनों में अलबत्ता इस बात के लिए एक उम्मीद उन्हें नजर आती है कि अगर राहुल गांधी आते हैं तो नौजवान तबके में वो एक जोश खरोश पैदा कर सकते हैं। वो कांग्रेस की जो लीडरशिप काफी हद तक बूढ़ी हो गई है उसमें एक नई जान डाल सकते हैं और आइंदा इंतखाबात में ज्यादा मजबूती के साथ जा सकते हैं एक अपना नौजवान चेहरा लेकर के। लेकिन इस मामले पर जो पार्टी आलाकमान है वो अभी लगता ये है कि वो तैयार नहीं है। जी कुर्बान अली साहब, कांग्रेस वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह 3 तारीख को जुमा को अपनी 10 साला दौर इख्तिदार का लेखा जोखा पेश करेंगे। नरेगा, मनरेगा और फूड सिक्योरिटी बिल जैसे अचीवमेंट्स को लेकर वो जाहिर है ये रिपोर्ट पेश करेंगे। क्या कांग्रेस को लगता है कि इन मुद्दों पर उसकी कुछ साख बेहतर हो सकती है? जी हाँ, कांग्रेस में यही ख्याल किया जा रहा है कि यूपीए हुकूमत ने काफी अच्छे काम किए हैं, रिफाए आम के काम किए हैं, आम लोगों की फलाह और बहबूदी के लिए काम किए हैं। खास करके जो फूड सिक्योरिटी बिल आया है उससे गरीब लोगों को और उन लोगों को जो कि हाशिए पर रहते हैं, समाज के बहुत ही पसमानदा तबके हैं, उनकी हिमायत हासिल हो सकेगी। लेकिन अभी हमने देखा कि गुजरात राजस्थान में जो असेंबली इंतखाबात हुए उनमें वहां अशोक गहलोत हुकूमत ने भी काफी अच्छे काम किए थे आम लोगों के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सबसे बुरी हार वहां देखने को मिली और न तो मरकज की हुकूमत की ये जो स्कीमें हैं इसका कोई फायदा देखने को मिला और न रियासती हुकूमत की। तो इसके ऊपर भी अभी एक सवालिया निशान लगा हुआ है कि आया अवाम इस बात को तस्वुर करेंगे कि जो उनके फलाह बहबूद के लिए काम हुए हैं, खास करके गरीब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए कि जो बहुत ही पसमानदा लोग हैं, उसके बारे में अभी अवाम में किसी तरह का कोई रद्द अमल दिखाई नहीं देता। हालांकि 3 या 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन आम रुझान जो लोग देखने को मिल रहा है और एक सियासी मुबस्सिर के तौर पर मैं जो देख रहा हूं वो ये कि वो जोश खरोश अवाम में नहीं है जो 2009 के इंतखाबात में था, जब कांग्रेस पार्टी और यूपीए को पॉजिटिव वोट हासिल हुआ था। 2004 में तो आप कह सकते हैं कि एनडीए के खिलाफ था और उस वक्त यूपीए बना नहीं था और बाई डिफॉल्ट कांग्रेस पार्टी और यूपीए हुकूमत में आई थी। लेकिन 2009 में उसने जो अक्सरियत हासिल की थी वो अपनी स्कीम्स की वजह से, अपनी कारकर्दगी की वजह से हासिल की थी, वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। और मनमोहन सिंह साहब लगता यह है कि वजीर आजम वो बिल्कुल अपने आप को एक रिटायरमेंट मोड में समझने लगे हैं। जी कुर्बान अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, ये थे सीनियर सहाफ़ी कुर्बान अली जो हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस की कारकर्दगी के ताल्लुक से और राहुल गांधी के वजीर आजम के उम्मीदवार के नाम के तौर पर पेश किए जाने पर तफसील से बात कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस लीडर रीता बहुगुणा जोशी का कहना है कि अखिलेश यादव हुकूमत मुजफ्फरनगर फसाद पर न तो वक्त पर काबू पा सकी और न ही फसाद के बाद राहत कैंपों में मौसर तरीके से इंतजामात कर सकी, जिसकी वजह से राहत कैंपों में कई अमवात हुई हैं। वहीं हाल तक समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे कमाल फारूकी का कहना है कि समाजवादी पार्टी अपनी डगर से भटक गई है, जिसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। ठंड से बच्चे नहीं मरे, जबकि निमोनिया ठंड से ही होता है और बच्चे लगातार वहां मर रहे थे। तो ये बहुत ही दुखद है और इससे प्रदेश में जो सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार, उसकी छवि बिगड़ी है, धूमिल हुई है। सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं पूरे मुजफ्फरनगर कांड को संभालने में और उसके उपरांत जो राहत शिविर हैं उनके प्रबंधन में सरकार से चूक हुई है। पूरा समाज इस वक्त
उनके खिलाफ होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो उनके बेसिक जो कल्चर था, जो बेसिक जो समाजवादी पार्टी का जो फिलॉसफी थी, उससे बिल्कुल भटक गए हैं और एक ऐसे रास्ते पे चले गए हैं जो सिवाय बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा उनको। मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए मरकजी हुकूमत जरूरी इक़दाम करेगी, ये यकीन दहानी मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मनीष तिवारी ने कराई है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए मनीष ने फ़िरक़ा वाराना कशीदगी को बरकरार रखने की कोशिश का बीजेपी पर इल्जाम भी लगाया। जी मुजफ्फरनगर गए तो वहां पर जो पीड़ित लोग हैं उनका हाल लेने के लिए गए थे, कोई वहां पे पर्यटन करने नहीं गए थे। और कांग्रेस ने, सरकार ने हमेशा जब भी ऐसा कोई दर्दनाक वाकया हुआ है उसके ऊपर संवेदनशीलता दिखाई है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जो इस देश का जो सांप्रदायिक तनाव है उसको बरकरार रखने में विश्वास रखते हैं या उसको उजागर करना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर में जो लोग दंगा पीड़ित हैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए जो भी कदम जरूरी होंगे वो सारे कदम केंद्र सरकार जरूर उठाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। अपनाइए मिलास स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा वो सुबह, क्या उसकी शुरुआत होगी 2014 के चुनाव के साथ? क्या वो आगाज होगा एक नए हिंदुस्तान का? वो सुबह आएगी। खुशबू ने थामी उंगली हवाओं की, रंगों में उतरी मस्ती बहारों की। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। उत्तर प्रदेश के काकोरी में वाक़ खानकाह काज़मिया कलंदरिया रहमतुल्लाह अलैह दरगाह की क्या है तारीखी अहमियत। देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदा बुध की रात 8:30 बजे और जुमा की दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर।
ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दिव्यानी खोबरागडे के मामले पर नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच ताअत्तुल बरकरार है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि खोबरागडे के खिलाफ वीजा जालसाजी का मामला वापस नहीं लिया जाएगा। दिव्यानी खोबरागडे मामले में अमेरिका हिंदुस्तान से माफी नहीं मांगेगा। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वीजा जालसाजी केस वो कतई वापस नहीं लेगा। अमेरिकी जराये के मुताबिक वीजा जालसाजी केस में 39 साला दिव्यानी खोबरागडे पर इल्जाम आयद करने से कबल मामले की तफसीली जांच की जा रही है। तहकीकात का अमल पूरा होने के बाद दिव्यानी खोबरागडे के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 13 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। अमेरिकी जराये के मुताबिक खोबरागडे की गिरफ्तारी के मामले में माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उनके खिलाफ इस मामले में जो भी कार्रवाई की गई है वो अमेरिकी कानून के तहत ही की गई है। इसके पीछे मजीद कोई मुहर्रिकात कारफरमा नहीं है। ख्याल रहे कि 12 दिसंबर को दिव्यानी खोबरागडे की गिरफ्तारी के मामले में नई दिल्ली ने सख्त एहतजाज दर्ज कराया था, हत्ता कि उसने अमेरिकी सफारतकारों को हासिल खुसूसी मुराद और एयरपोर्ट पास की सहूलत भी वापस ले लिया था। नई दिल्ली ने अमेरिकी सफारत खाने से बैरिकेड्स भी हटा लिए थे और सफारत खाने और अमेरिकी स्कूलों में खिदमात अंजाम दे रहे अफराद को दी जाने वाली तनख्वाहों की भी तफसीलात फराहम करने को कहा था। हिंदुस्तान अमेरिका से न सिर्फ माफी मांगने को कह रहा है, बल्कि उसने दिव्यानी खोबरागडे के खिलाफ तमाम तर मामले वापस लेने का पुरजोर मुतालबा भी किया है। इस मामले पर हंगामे के दौरान नई दिल्ली ने दिव्यानी खोबरागडे का तबादला न्यूयॉर्क में हिंदुस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा मिशन में कर दिया था, जिसके बाद उन्हें सिफारती इस्तिस्ना हासिल हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद वीजा जालसाजी मामले में उनकी मुश्किलें कम होती मालूम नहीं हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खोबरागडे के खिलाफ मामला वापस नहीं लेंगे, माफी नहीं मांगेंगे। इसके साथ ही अमेरिका की कोशिश ये भी है कि इस मामले के मनफी असरात बाहमी ताल्लुकात पर मुरतब न हो। जराये के मुताबिक हिंद अमेरिका मुख्तलिफ महाज पर मिलकर काम कर रहे हैं और अमेरिका दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात पर दिव्यानी मामले के मनफी असरात पड़ने नहीं देना चाहता। उधर अपोजिशन बीजेपी ने दिव्यानी मामले पर अमेरिका के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करने पर मरकजी हुकूमत की सख्त नुक्ताचीनी की है। पार्टी लीडर यशवंत सिन्हा ने कहा है कि हिंदुस्तान के कमजोर मौक़िफ़ को देखते हुए अमेरिका की हिम्मत बढ़ती जा रही है। कठोर कार्रवाई अमेरिका के खिलाफ करनी चाहिए थी, उसको हमने अभी तक नहीं किया है। ये सख्त अफसोस की बात है। इससे अमेरिका का जो इसमें उत्साह है वो और बढ़ता है और वो समझते हैं कि वो भारत को बिल्कुल हल्के ढंग से लेकर भी चल सकते हैं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी जानिब जनता दल यू का कहना है कि खोबरागडे मामले को सब्र तहम्मुल से डील किया जाना चाहिए। पार्टी सदर शरद यादव ने कहा है कि किसी एक वाक़े पर दो मुल्कों के रिश्तों को नहीं तोला जाना चाहिए। जैसी राजनयन का मामला है तो वो अपने तरह के सरकार काम कर रही है और मैं नहीं मानता कि किसी एक घटना से दो देश के रिश्तों को तोला जाना चाहिए। आज वो ये कह रहे हैं और परिस्थिति होगी तो फिर बात दुरुस्त होना भी शुरू होगी। तो ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है जिस पर मैं मानता हूं कि इसको पेशेंसली डील करना चाहिए। मरकज में कांग्रेस की हलीफ एनसीपी का कहना है कि अमेरिका को दिव्यानी मामले पर हिंदुस्तान की तशवीश पर तवज्जो देनी चाहिए। मंत्रालय की ओर से और जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर तमाम तरह से दबाव बनाने की कोशिश हुई है और मैं समझता हूं कि आखिर में अमेरिका को देखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से जो भारत के अंदर जो एक भावना उठी है उसको कंप्लीट इग्नोर नहीं किया जा सकता।
आइए इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं दिल्ली में मौजूद ईटीवी नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू से। जी शैलेंद्र, अमेरिका का रुख सख्त है, मुल्क की सियासी जमातों मरकजी हुकूमत पर सख्त इकदाम नहीं करने के लिए नुक्ताचीनी कर रही है। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब तक भारत और अमेरिका दोनों एक बिंदु पर आकर, एक पॉइंट पर आकर रुक गए हैं। इसमें कोई आगे फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। लगातार कल शाम को भी जो खबरें आ रही थी अमेरिका से कि देवयानी खोबरागड़े जो कि इंडियन डिप्लोमेट हैं, उनके खिलाफ जितने भी चार्जेस हैं उनको गिराया नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो बात हो रही थी कि बातचीत के जरिए, डिस्कशन के जरिए इस मामले को हल कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच आपको बता दूं कि अभी अभी जो खबर यूएस एम्बेसी से आ रही है, अपने न्यू ईयर के मैसेज में यूएस एम्बेसडर नैन्सी जे पॉवल ने कहा है कि वो जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं जॉन कैरी, उनके साथ मिलकर इस पूरे मामले पर उन्होंने फिर से खेद जताया है, दुख जताया है, लेकिन माफी नहीं मांगी है। फिर से वही बात, पहले भी भारत की कंडीशन रही है कि इस पूरे मामले पर पहले तो अमेरिका माफी मांगे, उसके बाद जितने भी मामले देवयानी के खिलाफ है उनको वो वापस ले। लेकिन फिर एक बार यूएस एम्बेसडर ऑन रिकॉर्ड आती हैं और वो सिर्फ इस पूरे मामले को लेकर अफसोस जताती हैं, लेकिन माफी नहीं मांगती। और ये भी साफ नहीं है कि क्या देवयानी के खिलाफ, हालांकि खबरें जो आ रही हैं कि 13 जनवरी को डेडलाइन है, 13 जनवरी को उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे और ये मामला आगे चलेगा। लेकिन क्या ये तब तक ये जितने भी एलिगेशन उनमें लगाए गए हैं, जितने भी आरोप लगाए हैं, क्या वो वापस होंगे, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। हालांकि यूएस एम्बेसडर अपने मैसेज में कहा है कि दोनों कंट्रीज अपनी जो रिलेशंस हैं, जो आपसी जो संबंध हैं, उनको जारी रखने के लिए आगे बातचीत करते रहेंगे। लेकिन देवयानी के मामले पे क्या कुछ होगा, इस तक कोई क्लैरिटी नहीं है। हालांकि विदेश मंत्रालय यानी फॉरेन मिनिस्ट्री लगातार कहती आ रही है कि देवयानी खोबरागड़े जो है वो पहले से ही यूएन में एडवाइजर रह चुकी हैं और उनका स्टेटस एक डिप्लोमेट का ही है, उनको पूरी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिल रही है। लेकिन इस पर अमेरिका सहमत नहीं है, तो इस मामले को लेकर कोई आगे कदम नहीं। जी हाँ शैलेंद्र, अमेरिका का कहना है कि मामला वापस नहीं लेंगे, माफी नहीं मांगी जाएगी। उसके बावजूद अमेरिका का यह कहना है कि इस मामले को लेकर दोनों मुल्कों के बायलैटरल रिलेशंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या दिल्ली में इस बयान के बाद क्या देखा जा रहा है? देखिए, अब से कुछ देर पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ दिल्ली में, जिसमें फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने इस पूरे मामले पर बात की है। लेकिन कहीं ना कहीं एक साफ संदेश नहीं मिल पा रहा है कि कोई बीच का रास्ता जो निकालने की कोशिश की जा रही है वो अब तक नहीं हो पाया है। हालांकि बातचीत का सिलसिला जारी रखी जाने की बात थी, यहाँ तक कि अमेरिका को ये भी इंडिया ने बताया है कि यूएन के अंदर जो जितने भी डिप्लोमेट्स होते हैं, जिसमें देवयानी भी शामिल है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हालांकि यूएस ये बात मानती है कि देवयानी को अब अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सोर्सेज वॉशिंगटन से हैं वो ये बताते हैं कि अगर देवयानी वापस इंडिया लौटती हैं तो ठीक है, लेकिन वो वापस इंडिया से फिर अगर अमेरिका जाना चाहें तो उनको वहां पर दोबारा अरेस्ट किया जा सकता है। तो कुल मिला के एक जो डेडलॉक की जो बात की जा रही थी, डेडलॉक बना हुआ है, वो बरकरार है। उसको तोड़ने के लिए कोशिशें आज भी जारी हैं, लेकिन अभी तक इस मसले का कोई हल नहीं निकल पाया है। जी शैलेंद्र, हिंदुस्तान का जाहिर है मुतालिबा है कि अमेरिका माफी मांगे। अमेरिका माफी मांगने से इनकार कर रहा है। कुछ दिन पहले सलमान खुर्शीद, वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने कहा था कि सिफारती सतह पर कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे कि अमेरिका को जो है कुछ समझ में आए। तो उसके बाद इस तरह का बयान आता है कि माफी नहीं मांगी जाएगी और देवयानी खोबरागड़े के खिलाफ जो है मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा, उन पर इल्जामात वजह किए जाएंगे। क्या ये बयान अमेरिका का जो इस वक्त आता है कि सलमान खुर्शीद ने क्या कुछ इस तरह के स्टेप्स लिए थे? देखिए, जिस वक्त ये पूरा मामला सामने आया था 12 दिसंबर को, उस वक्त इंडिया ने इमीडिएटली तुरंत कुछ ऐसे कदम उठाए थे जो काफी सख्त कदम माने जा रहे थे, जिसमें उनके आई कार्ड वापस मांगे गए थे, नए आई कार्ड इशू किए जाने की बात हो रही थी कि नए आई कार्ड सिर्फ लिमिटेड इम्यूनिटी ही देंगे काउंसलर स्टाफ को, और साथ ही साथ एयरपोर्ट जो पासेस हैं वो उनसे छीन लिए गए थे, एम्बेसी के पास से बैरिकेड हटा दिए गए थे। इन स्टेप के बाद अमेरिका में कहीं ना कहीं एक शॉक की स्थिति थी, एक शॉक का स्टेट था कि अमेरिका को अंदाजा नहीं था कि इंडिया इतने एक सख्त कदम उठा सकता है।
लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी अमेरिका अपने स्टैंड से हिलने को तैयार नहीं है। तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से रिव्यू किया जा रहा है कि क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, नहीं क्योंकि बात थी रेसिप्रोसिटी की कि जो अमेरिका में जो अपने इंडियन डिप्लोमेट के साथ जिस तरह का बर्ताव होता है वैसा ही बर्ताव उनके डिप्लोमेट के साथ यहाँ इंडिया में होना चाहिए। लेकिन जिस तरह के रिलेशन इंडिया और यूएस के रहे हैं पहले से ही, हालांकि दोनों कंट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, कई अहम मुद्दों पर दोनों कंट्री साथ देती हैं, चाहे टेररिज्म हो या इंटेलिजेंस शेयरिंग हो या डिफेंस की बात हो। तो दोनों कंट्रीज सिविल न्यूक्लियर डील की अगर हम बात करें तो दोनों कंट्रियों के रिश्ते काफी गहरे हैं, पुराने हैं। लेकिन ऐसे में ये जो मामला है ये कहीं ना कहीं एक खटास बना हुआ है दोनों देशों के रिश्तों के बीच में। तो इसको हल करने की कोशिश तो लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन के चलते भी इंडिया ने जो स्टेप्स उठाए हैं, माना जा रहा है कि 2014 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए गए हैं, जो सख्त कदम उठाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है ताकि बीच का रास्ता निकाला जा सके और बातचीत के जरिए ये मामला हल हो सके। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई बीच का रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जो दिल्ली से हमसे बात कर रहे थे। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि खोबराक डेमो हमले पर मुआफी नहीं मांगी जाएगी, उन पर इल्जामात वज़ा किए जाएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। उत्तर प्रदेश के काकोरी में वाक़ खानकाह काज़मिया कलंदरिया रहमतुल्लाह अलैह दरगाह की क्या है तारीखी अहमियत। देखिए प्रोग्राम बारगाहे रकीबा, बुध की रात 8:30 बजे और जुमा को दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ATV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दिल्ली असेंबली का कल से इजलास शुरू हो रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने बीजेपी के सीनियर लीडर जगदीश मुखी को दिल्ली असेंबली का कारगुजार स्पीकर मुकर्रर किया था, लेकिन मुखी ने पार्टी की हिदायत पर यह जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया है। जगदीश मुखी ने कहा है कि न वो और न ही उनकी पार्टी का कोई लीडर कारगुजार स्पीकर की जिम्मेदारी कबूल करेगा। उधर जराये का कहना है कि कांग्रेस भी यह जिम्मेदारी कबूल करने से कतरा रही है। खबर यह भी गर्म हुई है कि जनता दल यू के इकलौते रुकने असेंबली शोएब इकबाल को प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है, लेकिन शोएब इकबाल का इस सिलसिले में कहना है कि उनसे अभी इस बारे में कोई राबिता कायम नहीं किया गया है। वजीर आला केजरीवाल को 3 जनवरी को असेंबली में अक्सरियत साबित करनी है।
वाली कोई बात नहीं है। मैं आभारी हूं एलजी महोदय का, उन्होंने मुझे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया, किंतु हमारी पार्टी की डायरेक्शन के तहत ये तय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक इस पद को आज की स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। नहीं, ऐसा मेरे पास कोई प्रस्ताव कहीं से आया नहीं है और ना मेरी कोई इच्छा है इसमें प्रोटेम स्पीकर बनने की, और मुझको कुछ मतलब ऐसा कुछ जल्दबाजी भी नहीं है इसमें। दिल्ली असेंबली स्पीकर के ओहदे के लिए बीजेपी और कांग्रेस सरकार की जानिब से सामने न आने की सूरत में आम आदमी पार्टी ने इस ओहदे के लिए अपने उम्मीदवार का नाम आगे बढ़ाया है। आम आदमी पार्टी कन्वीनर और वजीर आला केजरीवाल ने कहा है कि एमएस धीर प्रोटेम स्पीकर होंगे। के लिए हमारी पार्टी की तरफ से एमएस धीर हैं, वो हमारी पार्टी की तरफ से होंगे। प्रोटेम स्पीकर बीजेपी के सब लोगों ने बोल दिया कि वो प्रोटेम स्पीकर नहीं बनना चाहते, पता नहीं क्यों। running away from even this responsibility. I think you should ask them. काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि जो उनका जो वोट है उस वक्त माननीय होता है, जिससे कि वो टाई अप, वो लोग बताएंगे उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। हमको इंटेलिजेंसी हरासानी मामले में घिरे साबिक जज ए.के. गांगुली को चेयरमैन का ओहदा छोड़ना पड़ सकता है। वो मगरबी बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन हैं। समझा जाता है कि इस सिलसिले में एक नोट काबीना ने तैयार कर ली है और इसे अनकरीब मंजूरी दी जा सकती है। जुमेरात को काबीना की मीटिंग है। काबीना की मंजूरी मिलने के बाद इस नोट को सदर जमहूरिया के पास भेजा जाएगा। ख्याल रहे कि ए.के. गांगुली पर मुस्ताफी होने का दबाव चार जानिब से बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल रूबे सेहत हो रहे हैं। डॉक्टरों ने उन्हें मजीद 2 दिनों तक आराम करने का मशवरा दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल अब अच्छा महसूस कर रहे हैं और आज वो 2 घंटे के लिए ऑफिस जाने के बारे में भी सोच रहे थे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने का मशवरा दिया। केजरीवाल का इलाज कर रहे डॉक्टर विपिन मित्तल ने मीडिया को बताया कि अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल विनोद कुमार के अहल खाना से मिलना चाहते थे। इसी तरह बिजली की शरहों में कटौती के सिलसिले में आज होने वाली मीटिंग उन्होंने मुलतवी कर दी है। इज बेटर देन बिफोर, पर अभी भी उनको आराम की आवश्यकता है। आज आराम करेंगे, जो मेडिकेशन कल दी थी वो आज भी चलेगी। यही एडवाइस किया है कि आज के दिन आराम करें और कल को जैसा भी उनकी स्थिति होगी, अगर ठीक होंगे तो ऑफिस जा सकते हैं। दिल्ली के शहरी तरक्कियात के वजीर मनीष सिसोदिया ने बीती रात शहरियों के हालात जानने के लिए शहर के कुछ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कनॉट पैलेस, कमला नगर और पुरानी दिल्ली में रैन बसेरों का मुआयना किया। उन्होंने रैन बसेरों में मुकीम लोगों का मुनासिब ख्याल करने की हुक्काम को हिदायत दी। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान से हमारे नुमाइंदे एहतशामुल हसन ने मुलाकात की और अक़लियतों के तईन स्कीमों से मुताल्लिक उनसे सवालात किए। पेश है इस गुफ्तगू के खास हिस्से। मौजूद हैं अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर के रहमान खान साहब। आइए बात करते हैं अक़लियतों के फलाह बहबूद के लिए आपने पिछले दिनों अनाउंसमेंट ऐलान किया था, क्या है वो और क्या प्लान है उसमें? मैंने आसाम में तालीमी कॉन्फ्रेंस में कहा कि अक़लियतों के पास हायर एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर कोई तरक्की तालीम में नहीं हो सकती। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम एक ऐसा फंड बनाएं जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, मुसलमानों के पास अवेलेबल है। एक मैकेनिज्म हम ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कौम अपनी तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट करें। तो मैंने वहाँ कहा था कि अगर हिंदुस्तान में 15 करोड़ मुसलमान हैं, 1% मुसलमान भी 1 लाख रुपये अगर फंड में दें, डोनेशन नहीं फंड में इन्वेस्ट करें हायर एजुकेशन के लिए, तो 15,000 करोड़ रुपये हो सकते हैं। वज़ारत अक़लियती उमूर ने मुजफ्फरनगर में जो बच्चे की मौत हुई है उसको लेकर के खत लिखा है, कई बार रिमाइंडर भी भेजा है और ये भी सिफारिश की है कि वहाँ बाज़ाबात कर